गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे बीए पार्ट थर्ड, सेकंड बुक है भारत का भूगोल। उसमें क्या है, अपन पढ़ रहे थे जलवायु का टॉपिक, जलवायु की सामान्य जानकारी, जलवायु के अंदर मौसम किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने पढ़े थे। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने क्या पढ़ लिया था, जो आपका उच्चावच और स्थिति से संबंधित जितने भी कारक थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आपको। उच्चावच स्थिति से संबंधित कारक अपन ने पढ़ लिए थे। उसके अंदर आपका जैसे अक्षांश है, ठीक है। उसके बाद है समुद्र तट से दूरी, आपका जो स्थल व जल का वितरण, ठीक है। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, हिमालय पर्वत, इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। वो मैंने आपको पिछले वाले टॉपिक में समझा दिया था। आज अपन की क्या है, मौसम की क्रियाविधि। जो दूसरा कारक था अपन का क्या है, पवन और वायुदाब से संबंधित जो कारक हैं वो किस तरीके से क्या है जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो वो अपन क्या है, वर्षा ऋतु से संबंधित और वर्षा ऋतु और आपकी ग्रीष्म ऋतु, इन दोनों से संबंधित जितने भी कारक हैं वो आज अपन की जो अपना चैप्टर है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मौसम की क्रियाविधि कौन सी, आपकी वर्षा ऋतु, इसके अंदर आपका ग्रीष्म काल, ठीक है, और आपका मानसून के अंदर आपका शीत ऋतु। इसके अंदर जो मानसून की आपकी क्या है क्रियाविधि, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर पवने वायुदाब कैसा होता है, शीत ऋतु के अंदर पवने कैसी चलती हैं, वायुदाब कैसा रहता है, इसके अंदर जेट जो धाराएं हैं, जेट स्ट्रीम है वो कैसे चलती हैं। इस तरीके से क्या है आज अपन क्या है मानसून की क्रियाविधि है, मौसम की क्रियाविधि है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो आपका क्या आता है, मौसम की क्रियाविधि के अंदर आपके दूसरे जो कारक हैं इसकी स्थिति और उच्चावच में तो क्या आ जाएंगे, आपके अक्षांश है, समुद्र तल से दूरी है, ये वाले आ जाएंगे। दूसरा आपका कारक था कौन सा, वायुदाब, पवन व वायुदाब संबंधी कारक। किसके संबंध में पढ़ रहे थे, जलवायु के संबंध में, ठीक है, जलवायु के संबंध में अपन पढ़ रहे थे। तो आज अपन नया इसी का दूसरा पार्ट है जो आपकी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में मौसम की क्रियाविधि किसके संदर्भ में, आपका शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों के अंदर की जो बरसात है वो कैसे होती है, किस तरीके से ग्रीष्म ऋतु में बरसात आती है और किस तरीके से आपकी वर्षा ऋतु जो शीत ऋतु के अंदर जो बरसात आती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो चक्रवात आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। ये जो वायुदाब और पवन है वो किस तरीके से ग्रीष्म काल को और किस तरीके से आपको जो वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, उसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या है, शीत ऋतु की चर्चा करेंगे। इसकी शीत ऋतु में मौसम है, ये मौसम की क्रियाविधि है वो कैसी रहती है। तो शीत ऋतु में भारत का मानसून मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में
तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित होता है। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर आपका कौन सी ऋतु पड़ रहा है अपन? शीत ऋतु। शीत ऋतु में मौसम की क्रिया विधि, ठीक है। इसके अंदर देखो, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार, ठीक है, यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार आता है। तिब्बत के पठार में शीत ऋतु के अंदर क्या है आपकी, क्या है, कौन सा वायुदाब है? वो हिमालय का, जो हिमालय का तो कौन सा हो गया? उत्तरी पार्ट, ये आपका हिमालय, हिमालय का उत्तरी पार्ट, और तिब्बत का क्या है आपका पठार के अंदर क्या है? उच्च वायुदाब केंद्र है, वो स्थापित होता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है उत्तरी भाग के अंदर, जैसे ये आपका क्या है भारत का हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका भारत वाला हिस्सा, और यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पे जो वायुदाब बनता है इस क्षेत्र के अंदर, वो कौन सा होता है? कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में उच्च वायुदाब बनता है। उच्च वायुदाब बनता है कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु के अंदर, शीत ऋतु में। ठीक है, शीत ऋतु के अंदर आपका कौन सा वायुदाब बन जाता है? उच्च वायुदाब बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपकी कर्क रेखा के ऊपर सूर्य है, वो सीधा नहीं चमकता है। ये शीत ऋतु चल रही है तो यहाँ पे ना चमक के सूर्य कहाँ पे चमकता है? शीत ऋतु के अंदर मकर रेखा के ऊपर चमकता है। तो उस टाइम में कर्क रेखा के ऊपर क्या होता है? सूर्य आपका दक्षिणायन होता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन जाता है आपका उच्च वायुदाब केंद्र बन जाता है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न वायुदाब पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो आपका जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पे हवाएं हैं वो इधर की साइड में धरातलीय क्षेत्र की ओर आती हैं। उत्तर से आपकी हवाएं क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है उच्च वायुदाब है, और हमेशा पवनें हैं वो कहाँ चलती है? पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब होगा तो आपकी हवाएं कैसे चलेंगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी। तो इस तरीके से क्या है आपके पवनों का प्रारंभ है, यानी पवन है वो चलना शुरू हो जाती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं, और ये क्या है उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती है। उत्तर पश्चिमी भारत कौन सा हो गया? ये तो उत्तरी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। तो ये उत्तरी पश्चिमी भाग के संपर्क में आती है कौन सी हवाएं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो चलती हैं। यानी कि ये वाला पूरा पार्ट ऊपर वाला कौन सा हो गया आपका? एशिया। ठीक है, एशिया का भी कौन सा? मध्य भाग से जो हवाएं चलती हैं और किस में प्रवेश करती हैं? उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर। और ये जो हवाएं हैं भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं। कई बार तो क्या होता है इस स्थिति में पूर्वी मध्य जो गंगा घाटी है उसके क्या है ऊपर तक चली जाती है, और परिणाम स्वरूप यहाँ पे क्या होता है जो भाग होता है उत्तर भारत इन पर शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। यानी कि ये जो पार्ट है आपका इस क्षेत्र के अंदर जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या है आपका यहाँ पे हिमालय है इस भाग में, और हिमालय के नीचे वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे मध्य
गंगा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर क्या है आपकी क्या है पवने हैं वो आती है यहाँ तक, और इस क्षेत्र के अंदर क्या है शुष्क आपका जो क्षेत्र है गंगा घाटी का, इस क्षेत्र के अंदर जो पवने हैं वो प्रवेश कर जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है मानसून का, कौन से मानसून का, शीत ऋतु है वो आपके इसके अंदर मतलब प्रवेश कर जाती है। फिर आता है आपका जेठ प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण। पहला तो आपका कौन सा था, पवन व वायुदाब, दूसरा है आपका जेठ प्रवाह व ऊपरी वायु संचरण। वायु परिसंचरण, देखो पहले तो अपन ये देखते हैं कि जेठ है वो, जेठ प्रवाह क्या होता है कि जब जो पवने होती हैं जो आपकी क्षोभ मंडल के अंदर क्या है कितनी ऊंचाई से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो हवाएं चलती हैं वो क्या होती है आपकी कौन सी मंडल के अंदर, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो हवाएं चलती हैं और 6 से 12 किलोमीटर, और इनकी जो आकृति है वो क्या होती है लहरदार। इन्हें क्या कहा जाता है, जेठ धारा या जेठ हवाएं कहा जाता है। तो जेठ प्रवाह ऊपरी वायु परिसंचरण है, वो शीत ऋतु के अंदर मानसून है वो कैसे प्रभावित होता है इसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। तो धरातल के निकट वायु दाब की निचली सतह पर चलती हैं, निचले वायुमंडल की क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु परिसंचरण निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायु दाब की भिन्नता को कोई भूमिका नहीं मिलती है। इसके अंदर 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर समस्त पश्चिमी एशिया के अंदर जो पछुआ पवने हैं वो क्या है प्रभावित करती हैं। इस क्षेत्र में तिब्बत के पठार में जो हवाएं चलती हैं वो हिमालय के समानांतर उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेठ प्रवाह कहा जाता है, यानी कि इस क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ पे जो हवाएं हैं, यहाँ पे आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, और इस हिमालय क्षेत्र के अंदर ये वाला जो पार्ट आता है ऊपर वाला, ये आपका क्या है एशिया महाद्वीप का आता है। और इस एशिया महाद्वीप के अंदर जो हवाओं का संचरण है जेठ प्रवाह, ये क्या है 6 से 12 किलोमीटर के अंदर जो हवाएं चलती हैं, और हिमालय के क्या है समानांतर। हिमालय कैसे फैला हुआ है, इस तरीके से फैला हुआ है, तो हिमालय के क्या है तिब्बत के पठार से होती हुई हिमालय के समानांतर आती हैं या इस क्षेत्र के अंदर से होती हुई निकल जाती हैं। ये आपका क्या है एक जेठ प्रवाह कहलाता है। तिब्बत उच्च भूमि जेठ प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का काम करता है, यानी कि यहाँ पे जो है ये तिब्बत का पठार ये क्या है अवरोधक का काम, जैसे हिमालय पर्वत है वो अवरोधक का काम करता है, उत्तर से आने वाली हवाओं को रोकता है, वैसे ही क्या है ये जो हवाएं हैं जेठ प्रवाह है जो क्या है तिब्बत का पठार है वो क्या है एक अवरोधक का काम करता है, किसमें जेठ प्रवाह के अंदर। ठीक है, जेठ प्रवाह की जो शाखा है वो क्या है 2 भागों के अंदर बट जाती है। एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और दूसरी क्या है जेठ प्रवाह दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर प्रवेश करती है। यानी कि ये जो जेठ प्रवाह जब बहती है तो ये क्या है 2 भागों में बट जाती है। 2 भाग कौन से, ये 2 भागों में बट जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस क्षेत्र में ये क्या है 2 भागों के अंदर बट जाती है। एक तो कौन सा हो जाता है तिब्बत
का पठार तिब्बत के पठार के ऊपर से निकल जाती है, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र में, और दूसरा क्या है हिमालय के दक्षिणी भाग में। ये जैसे आपका हिमालय, तो हिमालय के दक्षिणी भाग, ये दक्षिणी भाग हो गया, दो शाखाओं के अंदर ये बट जाती है। दोनों शाखाओं के अंदर बटने से क्या है, यहाँ पे क्या है, दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिण के अंदर आपका क्या है, फरवरी से लगभग आपका 20 डिग्री से 25 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर क्या है, ऊपरी भाग के ऊपर क्या है आपका, इसका दबाव 200 से 300 मिलीबार हो जाता है। और ये जो जेट प्रवाह है आपका दक्षिणी शाखा भारत के अंदर जो शीत ऋतु है उसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि आपकी जो उत्तरी शाखा है या उत्तरी अक्षांश है वो क्या है, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो आपकी भूमध्य रेखा से जो आपकी अंतरा उष्ण अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से कहा जाता है, ITCZ, जो क्या है 20 से 25 डिग्री क्या है आपका उत्तर की ओर क्या हो जाता है, ऊपर की ओर आ जाता है। और यहाँ पे जो दबाव बनता है, इसका दबाव स्तर वो कितना हो जाता है, 200 से 300 मिलीबार हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो आपकी जेट प्रवाह है वो दो शाखाएं हो गई, एक तो ऊपर तिब्बत के उत्तरी भाग में और एक क्या है हिमालय के दक्षिणी भाग के अंदर आपका प्रवेश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, और इस क्षेत्र से इसी से क्या है आपका क्या है मानसून है वो प्रभावित होता है। और कौन सा मानसून आ जाता है, शीत ऋतु का मानसून आ जाता है। अगर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, आपका पश्चिमी विक्षोभ, तीसरा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, ठीक है। तीसरा किसके संबंध में, शीत ऋतु के अंदर मानसून का प्रभाव। इसके अंदर क्या होता है, इसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दी के मौसम में उत्तरी तथा पश्चिमी में प्रवेश करता है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। और क्या है, भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के अंदर के द्वारा होता है। और क्या है, शीतकाल में रात्रि के तापमान के अंदर क्या है वृद्धि कर देता है। इसी के कारण क्या है, विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ आने का संकेत बनता है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से उत्पन्न होता है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से तेज गति की हवा चलती है। और ये क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराता है और यहाँ पे मूसलाधार बरसात करता है। देखो, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी, एक तो क्या है पश्चिम की दिशा, विक्षोभ का मतलब होता है आपका जो चक्रवात जो आता है, यानी कि इसको पूरे को समझो, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, पश्चिम से जो चक्रवात आता है, जैसे यहाँ पे या आपका क्या है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर आपका क्या पढ़ रहे हैं, भारत के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, शीत ऋतु का आगमन पढ़ रहे हैं। यानी कि मानसून है उसकी क्रियाविधि शीत ऋतु में कैसे प्रभावित होती है या कैसे आती है। तो ये क्या है आपका पश्चिमी चक्रवातीय मानसून। पहला तो क्या है पश्चिमी चक्रवातीय आपका या इस साइड से अगर आता है तो आपका क्या है शीत ऋतु के अंदर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर यहाँ से आपका कहा ये भूमध्य सागरीय चक्रवात से क्या है आर्द्रता ग्रहण करता है। और इस क्षेत्र के अंदर जेट पवने हैं वो क्या है आपकी जेट जो पवने हैं वो आपकी लहरदार रूप के अंदर
मिलती हैं, ये जो हवाएं होती हैं वो क्या है, क्षोभ मंडल में चलती हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो कि ये भारत के मानसून के अंदर क्या है, पश्चिमी क्षेत्र तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है और भूमध्य सागर से उठता है। इस साइड से आपका क्या है, इधर ये अफ्रीका वाला क्षेत्र जो पड़ता है, यहाँ के आसपास में भूमध्य सागर लगता है। यहाँ से ये क्या है, चलकर उठता हुआ आता है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका वायुदाब कैसा होता है, उच्च पाया जाता है, उच्च वायुदाब मिलता है, जिसके कारण ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आपका उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी विक्षोभ के रूप में माना जाता है। और इस क्षेत्र से जब क्या है, इसको तूफान चक्रवात का नाम दिया जाता है और यहाँ पे आकर क्या है, ये इस क्षेत्र में बरसात करता है। तो राजस्थान के लिए भी जो ये फसलें होती है, सर्दी की ऋतु में जो बरसात होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों, भूमध्य सागरीय सागर के कारण यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो आर्द्रता को ग्रहण करती है और इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे क्या है, बरसात कर देती है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो शीत ऋतु के अंदर जो मानसून प्रवेश करता है वो किसके कारण प्रवेश करता है, भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं के कारण। और ये क्या है, पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है, क्योंकि पश्चिम से हवाएं आ रही इसलिए इसे पश्चिमी जेट हवाएं भी कहते हैं। आगे अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं अपन, तो आगे अपना क्या है, इस क्षेत्र के अंदर आपकी पश्चिमी जेट पवनें हैं, वो किसको प्रभावित करती है, भूमध्य सागर को। और उसके बाद में क्या होता है, शीतकाल में जब ये प्रवेश करती है, तो शीतकाल जब होता है इस क्षेत्र के अंदर, इंडिया के अंदर शीतकाल जब चलता रहता है, तो शीतकाल में जब बरसात होती है और बरसात होने के कारण ये क्या है, मानसून को बदल देते हैं। यानी कि जो हवा आती है वो बरसात जो होती है वो ठंड को और बढ़ा देती है और फसलों के लिए, आपकी जैसे गेहूं की फसल है उसके लिए ये क्या है, बहुत लाभदायक मानी जाती है। लेकिन क्या है, ये तापमान को तो गिरा देती है, जो ठंडी हवाएं होती है तापमान को गिरा देती हैं, जिसके कारण क्या होती है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं और वर्षा जो आपकी सर्दी है वो उसको बढ़ा देती है। दूसरी अगर इस क्षेत्र के अंदर बात करते हैं, विक्षोभों के आने के का पूर्व संकेत माना जाता है। इस क्षेत्र के अंदर जब वे प्रवेश करती है तो ये क्या है, जेट पवनें मानसून के प्रवेश का ही संकेत है कि इस तरीके से अगर ये संकेत होता है तो क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी सर्दी ऋतु है वो स्टार्ट हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपका एक क्या है, बंगाल की खाड़ी में उठता है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में उठता है कि आपका ये क्या है, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो आपका चक्रवात है हिंद महासागर, यानी कि इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है आपका, ऐसे ये जो हवाएं आती हैं आपकी इस तरीके से, तो हिंद महासागर से जो हवाएं उठती हैं वो क्या है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से होती हुई क्या है, ये कौन से क्षेत्रों के अंदर जो चक्रवात लाती है, जैसे उड़ीसा है, पश्चिमी बंगाल है, आपका आंध्र प्रदेश है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये चक्रवात को पैदा करती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर हिंद महासागर से चलती हुई हवाएं बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं और ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो चक्रवात है वो क्या है आपका, ये जो चक्रवात है वो आंध्र प्रदेश, जो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका चक्रवात है वो आता है और चक्रवात के रूप में इस क्षेत्र के अंदर क्या है, मूसलाधार बरसात, मूसलाधार का मतलब बहुत तेज बरसात होती है और ये एक चक्रवात के रूप में आने से यहाँ की जो जन धन की हानि है ये बहुत ज्यादा हो जाती है। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे ये जो चक्रवात आता है ये विनाशकारी माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है, तीन हिस्सों के अंदर आपका क्या है, पवनें और वायुदाब शीत ऋतु के अंदर, जेट प्रवाह या वायु ऊपरी परिसंचरण या पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ या उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके द्वारा क्या होता है आपका शीत ऋतु के अंदर क्या है, मानसून की क्रियाविधि है वो पैदा होती है। इस तरीके से क्या है, शीत ऋतु का आगमन है जो भारत के अंदर होता है।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद में क्या है आपका अगला है, जैसे शीत ऋतु हो गया, उसके बाद आपका आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में मानसून की क्रियाविधि, यानी कि जिस तरीके से शरद ऋतु के अंदर मानसून की क्रियाविधि होती है, सेम उसी तरीके से क्या है आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसून की क्रियाविधि कैसे होगी? जिस तरीके से मानसून की क्रियाविधि है जेट प्रवाह से या पश्चिमी विक्षोभ से या आपका उत्तरी तिब्बत के पठार से उठने वाला उच्च वायु दाब की वजह से क्या है मानसून की क्रियाविधि है वो पैदा होती है। कौन से मानसून की? शीत ऋतु की। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि। तो क्या है? धरातलीय वायुदाब और पवने। सबसे पहले धरातलीय वायुदाब व पवने, इनके द्वारा कैसे भारत के अंदर ग्रीष्म ऋतु है वो आती है। तो सबसे पहले क्या है, गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य क्या होता है आपका कर्क रेखा पर उत्तरायण स्थिति में आता है, तो उप महाद्वीप में निम्न वायुदाब तथा उच्च वायुदाब दोनों स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक जाती है। हिमालय के लगभग समानांतर 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित हो जाती है। इस समय क्या होता है, पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र में लौट चुका होता है। ठीक है, क्या बताया है इसमें कि जैसे जैसे मान लो ये आपका ग्लोब है और ग्लोब के ऊपर यहाँ पे आपकी कर्क रेखा है और कर्क रेखा पे सूर्य जब सीधा चमकता है तो आपका क्या होता है, इंडिया वाले क्षेत्र के अंदर ये जो इंडिया वाला पार्ट है यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे समझो कि आपकी धरातलीय वायुदाब और पवने, इसमें कहा है कि जो कर्क रेखा है भारत की क्या है बीचों बीच से निकलती है। तो यहाँ पे क्या है सूर्य की किरणें, अपन क्या पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं। गर्मी कब पड़ेगी, जब क्या है सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकेगा। तो क्या हो गया, उत्तरायण हो गया। उत्तर दिशा में क्या है सूर्य की किरणें क्या है सीधी पड़ रही है। सीधी पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका उच्च वायुदाब, क्योंकि जो तापमान होता है, देखो तापमान और वायुदाब दोनों में क्या होता है विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम होगा और जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब उच्च पाया जाएगा। क्योंकि वायुदाब और तापमान, ये चीज हमेशा याद रखने वाली बात है। अगर तुम लोग जब भी जलवायु या मानसून पढ़ोगे, तापमान पढ़ोगे, तो क्या है ये चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है कि तापमान और वायुदाब दोनों में क्या होता है विपरीत संबंध पाया जाता है। जहां पे तापमान अधिक होगा वहां पे वायुदाब कम होगा, जहां पे वायुदाब अधिक होगा वहां पे तापमान कम होगा। तो यहाँ पे क्या है आपका कर्क रेखा पे सूर्य चमकेगा, तो यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा, तापमान कैसा होगा, अधिक होगा।
तो वायुदाब का सॉरी तापमान अधिक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्षेत्र के आसपास में सूर्य की किरणें, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका पाकिस्तान वाला, इसमें क्या है, न्यून वायुदाब स्थापित होगा। तापमान तो क्या होगा, उच्च, और यहाँ पे वायुदाब कैसा होगा, वायुदाब न्यून। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे न्यून वायुदाब होगा, तापमान कैसा है, उच्च है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य कैसा है, कर्क रेखा पे सीधा चमक रहा है, जिसके कारण उत्तरायण स्थिति हो जाएगी। उत्तरायण स्थिति होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हिमालय के लगभग क्या हो जाता है, हिमालय के लगभग समानांतर जो उत्तर की ओर खिसकने वाली जो अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र होता है, वो उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के समानांतर 20 से 25 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। यानी कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ पर खिसक कर कितना हो जाता है, 20 से 25 डिग्री अक्षांश। जब ये खिसकता है तो क्या है, आपकी कौन सा क्षेत्र स्थापित हो जाता है, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंत उष्ण, अंत ITCZ, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, वो बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि उत्तरायण की स्थिति होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वो स्थापित होने की वजह से यहाँ पे 20 से 25 डिग्री अक्षांश है, वो क्या है, हिमालय के समानांतर अक्षांश की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या, भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर खिसक कर पश्चिमी प्रवाह क्या है, भारत में उत्तर के मैदान के बीच में अंतर संबंध है। ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच में कार्य और कारण दोनों संबंध पाया जाता है, और वायुदाब का क्षेत्र है वो क्या है, पवनों की दिशा की ओर आकर्षित होता है। इसी तरीके से क्या है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर भी ऐसे ही होता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, सामुद्रिक वायु सहती विषुवत वृत्त को पार करने वाली पेटी की ओर अग्रसर होता है, और यहाँ पर आर्द्र वायु धारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। जो मानसून जो बनता है वो कौन सा बनता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। अगर ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है तो आपका कौन सा बन जाएगा, दक्षिणी अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, वो कहलाएगा। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दक्षिणी आपका अभिसरण क्षेत्र है, वो बन जाएगा। तो इस तरीके से पवनें हैं वो क्या है, आपके ग्रीष्म ऋतु को भी प्रभावित करती हैं। आगे अगर बात करते हैं अपन मानसून की, तो आपका जो मानसून है वो किस तरीके से प्रभावित करेगा, आपका पूर्वी जेट जो आपकी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, दूसरा आपका है पश्चिमी चक्रवात या उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह है, पूर्वी जेट प्रवाह है, पूर्वी जेट प्रवाह है तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा है, जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु संचरण, जेट प्रवाह व ऊपरी वायु संचरण, ऊपरी वायु संचरण। देखो
पूर्वी जेट प्रवाह की अगर बात करते हैं तो पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में कैसे लाएगा? जेट प्रवाह, मैंने कहा है कि आपके जो जेट प्रवाह है, जो आपकी मतलब ये जो धाराएं हैं वो किसमें चलती है? आपकी क्षोभ मंडल में चलती है। क्षोभ मंडल में चलने के कारण क्या है, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो भारत में किसके कारण आता है? जेट प्रवाह के कारण भारत के अंदर प्रवेश करता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में भूमिका निभाते हैं, यानी कि इन्हीं के द्वारा क्या है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में जो बरसात होती है वो क्या है, जेट प्रवाह के द्वारा ही मानी जाती है। इसलिए ये क्या है, भारत के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं और इन्हीं के द्वारा, इन चक्रवातों के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा बरसात होती है और इसी से क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून है वो माना जाता है। देखो, सर्वाधिक बरसात की अगर बात करते हैं तो पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा भारत में सर्वाधिक वर्षा मानी जाती है। ये चक्रवातों के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। किनके कारण? पूर्वी जेट प्रवाह के कारण। यानी कि सबसे ज्यादा अगर बरसात की बात की जाए ग्रीष्म ऋतु में, तो सबसे ज्यादा बरसात है वो किसके द्वारा होती है? पूर्वी जेट पवनों के द्वारा होती है और इन्हें चक्रवातों के रूप में माना जाता है। और ये क्या है, लंबे समय तक जो ये बरसात का जो लंबा दौर होता है वो इन्हीं के द्वारा क्या है, बरसात का लंबा दौर माना जाता है। इसी क्षेत्र के अंदर जो मानसूनी जो प्रवाह होता है इसे ही ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में देखा जाता है। इसी के रूप के अंदर क्या है, ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जो आपकी पूर्वी जेट प्रवाह है वो क्या है, एक आपको पूर्वी जेट प्रवाह है, ये चक्रवात के रूप में भारत में प्रवेश करते हैं। इसी तरीके से जेट प्रवाह है, ऊपरी वायु संचरण है, वायुदाब और पवनों के संयुक्त मेल से क्या है, क्षोभ मंडल में ये प्रवाहित होते हैं, निम्न स्तर पर प्रवाहित होते हैं। जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट प्रवाह पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं और क्या है, जेट प्रवाह है आपका अगस्त में 15 डिग्री अक्षांश पर और सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होने के कारण पूर्वी जेट प्रवाह है वो 30 डिग्री अक्षांशों के से परे नहीं होता। यानी कि इस क्षेत्र के अंदर अगर पूर्वी जेट प्रवाह की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक क्षोभ मंडल में चलने वाली हवाएं हैं। ये क्या है, कितने किलोमीटर की गति से चलती हैं? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्षोभ मंडल के अंदर ये चलती हैं और इसी के द्वारा क्या है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसून का प्रवेश होता है। आगे अगर बात करते हैं इस क्षेत्र के अंदर आपकी क्या है, ग्रीष्म ऋतु और मानसून। ग्रीष्म और कौन सी हो गई, शरद ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हो गई आपकी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर, और आपका कौन सा है, जो वर्षा ऋतु है वो जो कैसे प्रभावित होती है। यानी कि मानसून, देखो इसका साधारण से अर्थों में अगर अपन इसकी क्रिया विधि देखते हैं तो आपका क्या है, गर्मी व सर्दी
की ऋतु में मानसून कैसे आते हैं। ठीक है, ये साधारण रूप में अगर इनका सार निकाला जाता है, थोड़ा सा टफ है, ये समझ में कम आएगा। अगर 2-3 बार देखोगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। देखो, मानसून की क्रियाविधि यानी कि अपना जो भारत के अंदर अगर अपन रहते हैं तो भारत में रहते हुए जैसे राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश करता है तो कैसे प्रवेश करता है, एक तो आपका क्या है, अरब सागर से बरसात होती है, ठीक है, और दूसरी आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, दो तरीके से क्या है, वर्षा होती है। इसी तरीके से क्या है, सर्दी की ऋतु, यानी ये तो हो गई गर्मी, गर्मी में बरसात है वो क्या है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से क्या है, बरसात हो रही है। अगर ऐसे ही क्या है, सर्दी ऋतु की, सर्दी ऋतु, सर्दी ऋतु और गर्मी की जो ऋतु है इसके अंदर मानसून है वो कैसे आता है, ये क्या है, आपकी क्रियाविधि समझाई गई है कि बरसात और जो आपकी सर्दी की जो ऋतु स्टार्ट होती है वो किस वजह से होती है, किन कारणों से होती है। तो आपका जो मैंने कारक बताए थे आपको, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में 2 भागों में बांटा गया था। एक तो क्या था आपका, स्थिति, स्थिति व उच्चावच। ठीक है, उच्चावच एक तो ये कारक था जिसके अंदर आपका अक्षांश है, समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तट से ऊंचाई है, आपका हिमालय पर्वत है, आपका स्थल और जल की स्थिति है, ये तो किसके अंदर आ गए, इस वाले पार्ट में। दूसरा आपका था वायुदाब, वायु व पवन संबंधी, वायु और पवन संबंधी। तो इसके अंदर क्या था आपका, वायु और पवन संबंधी जो कारक है इसके अंदर सम्मिलित किया गया किस किस को, आपका जो चक्रवात है, चक्रवातों के द्वारा मानसून का प्रवेश होता है, जेट प्रवाह है जो आपके क्या है, क्षोभ मंडल में हवाएं जो चलती है लहरदार रूप में, और कब इनका जो प्रारंभ है, कब देखा गया इन पवनों को, तो आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनको पहचाना गया कि जेट प्रवाह है, आपकी जो हवाएं चलती हैं वो आपकी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्षोभ मंडल में इनकी जो ऊंचाई है वो क्या है, 6 से 12 या आपका कहीं कहीं पे 14 से 16 भी होता है। तो इनकी जो ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल में, ये इनकी ऊंचाई होती है। इनकी जो प्रति किलोमीटर घंटा से चलते हैं वो क्या है, शरद ऋतु में तो अलग होता है और ग्रीष्म ऋतु में अलग होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रवाह है होता है वो क्या है, अलग अलग पाया जाता है। तो ये जो कारक हैं ये मानसून की क्रियाविधि को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे भारत के अंदर मानसून है वो आता है, कभी गर्मी की ऋतु, कभी सर्दी की ऋतु, किस तरीके से मानसून है वो भारत के अंदर प्रवेश करता है। तो इसकी क्रियाविधि अपन ने पढ़ी है। ठीक है, ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा टफ है इसलिए इसको 2-3 बार देख लेना। ठीक है, आगे अपन दूसरा चैप्टर है वो पढ़ेंगे आगे के लेसन में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।